बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 का सेकंड पार्ट, जिसमें हम कवर करेंगे सेक्शन 4, 5, 6, 7 और 4H को भी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 ने बिहार में जो है सदियों से जो पुरानी ज़मींदारी प्रथा थी, उस प्रथा को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया और कैसे महाराजा कामेश्वर सिंह केस के बाद संविधान में पहली बार संशोधन करना पड़ा। यह आप फर्स्ट वीडियो जो है बिहार भूमि सुधार अधिनियम का पार्ट 1 में साफ साफ बताया गया है कि हमारे भारतीय संविधान में संशोधन तक हो गया। राइट, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। जो टॉपिक है कि ज़मींदारी तो ख़त्म हो गई, पर क्या ज़मींदारों से उनकी हर एक इंच ज़मीन छीन ली गई थी? यह सवाल आपके मन में आता होगा। क्या कि ज़मींदार से ज़मीन छीन ली गई सरकार के द्वारा, या क्या हुआ? आज के वीडियो में हम इसी सबसे बड़े सवाल पर जवाब जानेंगे। कानूनन जब ज़मींदारी ख़त्म हुई तो ज़मींदार के पास क्या बचा और सरकार के पास क्या चला गया? राइट, तो अब स्क्रीन पर टेक्स्ट भी है, सवाल को साफ साफ आप पढ़ सकते हैं। तो इसका जवाब बहुत ही मज़ेदार होगा। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, या आम नागरिक है, या राष्ट्र मामले में आप वकालत करते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं कंटिन्यू कि आखिर इसके पीछे क्या क्या हुआ था, सरकार के पास क्या चला गया। सबसे पहला सवाल आपका यही है और इसका आगे करते हैं सेक्शन 4 के अंतर्गत। राज्य में निहित होने के परिणाम, जब वेस्टिंग हुआ था राज्य में तो क्या हुआ था? सबसे पहले बात कर ले सेक्शन 4 का। जैसे ही बिहार सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया ज़मींदारों जिन्हें कानून में इंटरमीडिएरी यानी मध्यवर्ती कहा गया है, बिचौलिया कहा गया है, का मालिकाना हक एक झटके में समाप्त हो गया। अब सवाल है कि सरकार के नियंत्रण में क्या क्या चला गया। धारा 4 के तहत ज़मींदार की संपदा में शामिल चीज़ें सीधे सरकार को हो गई। कौन कौन सी, जो मैं आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ और बता भी रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ। राइट, सबसे पहला है सभी बंजर भूमि यानी वेस्टलैंड्स और जंगल, वो भी चला गया। गांव के हाट बाज़ार मेले, वहाँ से होने वाली आमदनी, यह भी सरकार के हाथ में चला गया, सरकार के नियंत्रण में चला गया सेक्शन 4 के तहत। राइट, वो सब कुछ ज़मींदार का था। तालाब, नदियाँ, मत्स्य पालन, फिशरीज जो होता है उसका अधिकार भी चला गया, और उसके साथ साथ ज़मीन के नीचे मौजूद खान और खनिज, माइंस और मिनरल्स, यानी आप ज़मीन के नीचे सोना चांदी मिलता है, कोयला मिलता है, या तो केरोसिन ऑयल मिलता है, कोई भी ऐसा चीज़ मिलता है, तो सब के सब किसका हो गया? सरकार के नियंत्रण में हो गया। यानी जो भी सार्वजनिक या बड़ी संपत्तियाँ थी वे अब सरकार की ही हो गई, और इनके मिलने वाला लगान अब सीधे सरकार के खाते में जाने लगा। यहाँ तक पूरे साफ साफ है। अब बात करता हूँ मैं सेक्शन 5, 6, 7 की कि ज़मींदार के पास बच क्या गया, क्योंकि आपके मन में भी यही सवाल होगा। सब कुछ सरकारी के पास चला गया तो ज़मींदार के पास क्या बचा? रुकिए, कानून अंधाधुंध नहीं था, ऐसा नहीं था कि आंख बंद करके कानून बन रहा था। इससे ज़मींदारों की सड़क पर नहीं ला दिया। अधिनियम की धारा 5, 6 और 7 के तहत ज़मींदारों को कुछ ज़मीनें अपने पास रखने की छूट दी गई। जैसे मैंने आगे बताया, सरकार के पास चली गई और ज़मींदार के पास जो बचा वह क्या हुआ, उसको छूट मिली थी, बशर्ते हुए अपने उसके मालिक नहीं बल्कि सरकार के अधीन रैयत बनकर रहेंगे। अब रैयत माने क्या हो गया कि वो टेनेंट बनेंगे, यानी उनको कर देना पड़ेगा। यानी वो मालिक नहीं हुआ, मालिकाना हक लिया, लेकिन एक तरह से वो सरकार के अधीन हो गया, यानी क्या बनना पड़ेगा उसको? रैयत। इसीलिए आप जब कभी भी पुराना खाता खेसरा देखते हैं तो उसमें साफ साफ रैयती ज़मीन लिखा रहता है, रैयत का नाम लिखा रहता है। तो आपको ये सब जो रैयत है वो भी आपको समझ में आ गया कि अब उसके पास मालिक नहीं बल्कि सरकार के अधीन वो रैयत बन के रहने लगे। आइए इन तीनों धाराओं को समझते हैं, जो है धारा 5, 6 और 7। सबसे पहले समझते हैं सेक्शन 5 को। ज़मींदार का अपना रहने का घर, उसकी गद्दी, अहाता या बाड़े उन्हीं के पास रहेंगे। सरकार उन्हें वहाँ से नहीं हटाएगी, बस उन्हें
उस होम स्टेड लैंड के लिए सरकार को क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, लगान देना होगा। ये हुआ 5 में कि होम स्टेड वाले को क्या करना पड़ेगा, ज़मीन तो मिला लेकिन आपको उस ज़मीन का क्या करना पड़ेगा, लगान भरना पड़ेगा। अब सेक्शन 6 बताता है खास पोसेसन। खास कब्जा में जो है यह कोर्ट प्रैक्टिस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आम नागरिक को भी जानने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आम नागरिक क्या होते हैं, बहुत जल्दी ही घबरा जाते हैं। खास कब्जा का मतलब वह कृषि भूमि जिस पर ज़मींदार खुद खेती करता था या अपने मजदूर से करवाता था, जैसे सीर या खुदकास्ट ज़मीन। कानून ने कहा कि ऐसी ज़मीनें ज़मींदार के पास ही रहेगी और उसको पैसे रैयत मान लिए जाएंगे। राइट, यानी उसका हो गया कि रैयत का वो एक्यूपाई किया हुआ है, वो उनके द्वारा कब्जा किया गया है और रैयत को देना क्या पड़ेगा, वो मैंने आगे ही बताया कि उनको लगान भरना पड़ेगा। अब सेक्शन 7 की बात करें बिल्डिंग्स और गोलास की। अगर ज़मींदार की कोई ऐसी इमारत थी जिसका इस्तेमाल व्यापार, फैक्ट्री या अनाज के गोदाम के रूप में हो रहा था, तो इमारतें भी पूर्व ज़मींदार के पास ही सुरक्षित रहेगी, क्योंकि आपके मन में था कि जब सरकार ने सब कुछ ले लिया। अब बात करते हैं धारा 4H की बात करते हैं। फर्जी बंदोबस्ती पर कलेक्टर का झंडा। अब फर्जी बंदोबस्ती तो हुआ, सही से भी हुआ था, बहुत को पर्चा भी मिला था। फिर कलेक्टर का झंडा क्या हुआ, फ्रॉडुलेंट सेटलमेंट में क्या हुआ, इसे आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। यदि मैं बात करूं धारा 4H की, सबसे पावरफुल धारा है। अब आते हैं इस कानून पे सबसे चालाक धारा पर, जो धारा है 4H। आज़ादी के वक्त जब ज़मींदारों की भनक लगी कि सरकार ज़मींदारी उन्मूलन कानून ला रही है, तो कई ज़मींदारों ने चालाकी दिखाई। उन्होंने अपने ज़मीन को बचाने या मुआवजा बढ़ाने के लिए 1 जनवरी 1946 के बाद अपने रिश्तेदारों या करीबियों के नाम पर फर्जी बंदोबस्ती करना और या तो ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया। सरकार इस चालाकी को जानती थी, इसलिए धारा 4H में कलेक्टर को यह विशेष शक्ति दी कि वह 1 जनवरी 1946 के बाद किए गए किसी भी भूमि हस्तांतरण की जांच कर सकता है। यानी ये जो अभी आप लोग बोलते रहते हैं कि ये बंदोबस्ती वाला ज़मीन है, फिर कलेक्टर ने हस्तक्षेप क्यों किया, इसका कारण यही है। अगर कलेक्टर को लगा कि यह ट्रांसफ़र सिर्फ कानून को धोखा देने के लिए किया गया था, तो उस बंदोबस्ती को रद्द कर सकता है। आज भी टाइटल सूट मुकदमों की धारा 4H की कार्रवाई बहुत मायने रखती है। जगह जगह देखा जाता है, कहता है कि बंदोबस्ती ज़मीन है, हम इतने सालों से लड़ रहे हैं, 25 साल से 30 साल से लड़ रहे हैं। कलेक्टर आया और कलेक्टर ने क्या किया, वहाँ पर कोई भवन बनाने के लिए या कोई अपना रोड चौड़ा करने के लिए आदेश दे दिया कि उसको झोपड़पट्टी को हटाओ या इस बिल्डिंग को हटा दो। इसका कारण यही है। तो दोस्तों, संक्षेप में कहें तो इस कानून ने ज़मींदारों का राज तो छीन लिया, लेकिन उनके रहने के घर धारा 5 और उनकी खुद की खेती वाली ज़मीन धारा 6 को बचाए रखा। मैंने वीडियो 1 तो अपलोड कर दिया और ये वीडियो 2 है, पार्ट 2 है, और पार्ट 3 में हम क्या जानेंगे वो भी मैं आपको बता दूं। अगले वीडियो यानी पार्ट 3 में हम बात करेंगे कि जिन ज़मींदारों की ज़मीनें सरकार ने ली उनका मुआवजा यानी कंपनसेशन कैसे तय हुआ और ज़मींदार के जो कर्जदार थे के दावों का क्या हुआ। अगर आपको यह कानूनी जानकारी आसान भाषा में पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और लॉ स्टूडेंट और वकील के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।